Knowledge Hub. Today we'll discuss about correlation, t-test and standard deviation in the Excel. What is correlation? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि correlation होता क्या है. Correlation is a statistics measure होता है. दो वेरिएबल्स को कोरिलेट करने के लिए correlation का यूज़ किया जाता है. स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा रिसर्च में इसका यूज़ होता है. हर फील्ड में इसका यूज़ होता है, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो होम साइंस हो, चाहे वो साइंस हो. कोरिलेशन क्या करता है? कोरिलेशन आइडेंटिफाइंस वेरिएबल्स एंड लुक फॉर अ रिलेशनशिप बिटवीन दैम. दोनों के बीच में रिलेशनशिप को वो ढूंढता है. इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और नॉर्मल. कोरिलेशन जो होता है गाइज रियल लाइफ में, जैसे हम कोई एग्जांपल लें क्या होता है, तो सपोज हमने कोई दो ग्रुप लिए, दो ग्रुप में से हमने बच्चों के स्टूडेंट्स के ग्रुप लिए, जिसमें से हमने कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको एग्जाम के पहले 6 घंटे 8 घंटे टीवी दिखाई. कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको हमने पूरा दिन टीवी दिखाया, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको हमने बिल्कुल टीवी नहीं दिखाई. तो एग्जाम्स के रिजल्ट पे, उनके एग्जाम्स के स्कोर पे क्या प्रभाव पड़ा? नेगेटिव पड़ा तो वो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा. पॉजिटिव पड़ा तो कोरिलेशन क्या? एज अ टाइम स्पेंड वॉचिंग टीवी इंक्रीजेस. जैसे जैसे हमने टीवी का टाइम देखने का बढ़ाया, उन बच्चों के एग्जाम स्कोर्स डिक्रीज हुए, तो वो क्या होगा? नेगेटिव कोरिलेशन. अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होगा. वेरिएबल क्या है यहाँ पे देखिए, इफ व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीजेस एज द अनदर वेरिएबल इंक्रीजेस. मतलब यदि हमने टीवी देखना बढ़ाया और रिजल्ट भी बढ़ गया, तो वो क्या होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन. हमारे दोनों वेरिएबल एक साथ बढ़ते हैं. अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, इसमें क्या होगा? अगर एक बढ़ता है तो दूसरा क्या होता है? घटता है. और तीसरा क्या है? जीरो कोरिलेशन. जीरो कोरिलेशन में क्या होता है? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जीरो वैल्यू आती है वेरिएबल्स में. मतलब एक को बढ़ाओ तो दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. जैसे कि देयर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ टी ड्रंक लेवल ऑफ इंटेलिजेंस. मतलब हमने खूब सारे लोगों को चाय पिलाई तो उनके इंटेलिजेंस में क्या प्रभाव पड़ा? कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि चाय पीने से इंटेलिजेंस का कोई लेना देना ही नहीं. तो उन दोनों जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके बीच में जीरो कोरिलेशन है. तो मैं फिर उसके बाद आपको आगे दिखाना चाहती हूँ पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन. पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होगा? आपकी स्ट्रेट लाइन चलेगी. नेगेटिव में भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन नेगेटिव ग्रेडियंट की तरफ चलेगी, है ना. इसमें एक वेरिएबल बढ़ रहा है, एक घट रहा है. इसमें दोनों साथ साथ बढ़ रहे हैं, और इसमें क्या है? जीरो कोरिलेशन है, कोई कोरिलेशन नहीं है. अब हम वैल्यू से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हमारा आंसर जो है -1 आता है, दैट मीन्स कोरिलेशन नेगेटिव है. अगर 0 आता है, 0 से स्टार्ट होता है, तो लीनियर कोरिलेशन है. और अगर 1 आता है तो मतलब क्या है? पॉजिटिव कोरिलेशन है. फिर मैं आपको और स्क्रॉल करके दिखाती हूँ. चलिए अब मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि कैसे आएगा गाइस. देखिए टीवी वॉचिंग आवर्स मैंने ऑलरेडी लेके रखे हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है, और उनका एग्जाम रिजल्ट लेके रखा है कि उनके इतने इतने % स्कोर हुए थे. अब अगर मुझे कोरिलेशन निकालना है, सपोज मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ. कोरिलेशन के लिए गाइज मैं फॉर्मूला पे जाऊँगी, मोर फंक्शन पे जाऊँगी. फॉर्मूला पे, मोर फंक्शन और स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स पे जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे आसानी से दिख जाएगा कोरेल. कोरेल जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है? कोरिलेशन होता है. इस पर हमने क्लिक किया. कोरिलेशन में क्या होता है? वैल्यूज़ के बीच का रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं. 2 डेटा सेट लेने पड़ते हैं इसमें. एरे 1 में आप ये रेड की, मैं पहले भी आपको इसका यूज़ पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि ये जो रेड की होती है ये केवल और केवल रेंज सेलेक्ट करने के लिए होती है. हमने यहाँ से पहला एरे सेलेक्ट किया. आप देख सकते हैं यहाँ आ रहा है D3 to D15, जहाँ से मेरी वैल्यू है, और D कॉलम है. मैं वापस रेड की पे जाऊँगी. अब सेकेंड एरे पे जाऊँगी. सेकेंड एरे पे मैं क्या करूँगी गाइज? अपना सेकेंड वाला पूरा रेंज सेलेक्ट करूँगी इस तरह से. अब क्या आ रहा है? E3 to E15, ये मेरा सेकेंड एरे है, और मुझे सिर्फ ओके करना. आप देखेंगे मेरा ये नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है. मतलब मैंने जितनी टीवी बढ़ाई स्कोर उतना घट गया, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन हो गया. इस तरह से जो हम आसानी से कोरिलेशन एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं. अब मैं आपको एक्सेल में एक और चीज़ बताना चाहती हूँ गाइस. कोरिलेशन के लिए आपको क्या करना है? एक्चुअली आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स अगर कैलकुलेट करनी है तो आप यहाँ ऑफिस बटन पे चलते हैं, एक्सेल ऑप्शंस पे जाएंगे, एड इन्स पे जाएंगे. तो यहाँ पे आपको अभी में ऑलरेडी ऐड है इसीलिए डिस्प्ले नहीं हो रहा है. यहाँ पे डेटा एनालिसिस टूल पैक दिखेगा.
आप उसको एड इन करके गो कर लेंगे जैसे ही, तो आप अपने डेटा टैब में यहाँ पे ये डेटा एनालिसिस को फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे ही ये डेटा एनालिसिस आपके एक्सेल में ऐड हो जाएगा, आप इस पर क्लिक करके अपने सारे कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स के बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे मुझे कोरिलेशन निकालना, तो मैंने कोरिलेशन पे क्लिक किया, ओके पे गई। देखिए मेरी टेबल बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो गई, लेकिन वो नीचे तक वैल्यू जा रही है, इसलिए मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करती हूँ। केवल मुझे यहाँ तक का डेटा चाहिए। अब यहाँ से मुझे लेबल से यदि डिस्प्ले कराने हैं तो मैं लेबल्स पे क्लिक करूँगी, अदरवाइज नहीं करूँगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो पूछ रहा है आउटपुट ऑप्शंस। आपको इसका आउटपुट यानी कि आंसर कहाँ चाहिए। तो अगर मुझे इसी शीट में कहीं चाहिए तो मैं आउटपुट रेंज पे क्लिक करके यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दूंगी। अदरवाइज मैं चाहती हूँ न्यू वर्कशीट में मेरा पूरा कैलकुलेशन हो, तो मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक करती हूँ। और जैसे ही मैं ओके करूँगी, आप देख सकते हैं मैं नई शीट पे यहाँ पे आ जाऊँगी। आप देखिए इस तरह से बड़ा करके दिखाती हूँ। टीवी वॉचिंग आवर्स और इनके बीच में ये नेगेटिव कोरिलेशन है। ये मेरी यहाँ पे आप देखिए शीट 10 नाम से नई शीट तैयार हो गई है, जिसमें कि मेरी कोरिलेशन की पूरी टेबल तैयार हो गई है। और मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, जैसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे कि हाइट और वेट कुछ बच्चों के लेके रखे हुए हैं ऑलरेडी डेटा में। डेटा एनालिसिस पे चलते हैं। डेटा एनालिसिस पे चलने के बाद गाइज हमें जाना है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे। कहाँ जाना है गाइज? हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स पे, और इसको हमें कर देना है ओके। ओके करने के बाद आप यहाँ से अपनी इनपुट रेंज सिलेक्ट करेंगे। मेरी इनपुट रेंज बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हो गई है। यदि नहीं होती है तो आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट करेंगे। लेबल देने हैं तो लेबल पे क्लिक कर दीजिए। सेम वैसे ही आउटपुट आपको नई शीट पे चाहिए तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए। आप उसकी समरी चाहते हैं तो समरी पे क्लिक करिए, अदरवाइज क्लिक हटा दीजिए। आपको लार्जेस्ट वैल्यू, कोफिशिएंट, मीन निकालना है, जो भी चाहिए आप यहाँ से सिर्फ क्लिक करते चलिए। आप जैसे ही ओके करेंगे, आप देखेंगे नई शीट पे हाइट और वेट जो हमने लिए थे, इनके बीच में जो है हमारा पूरा टेबल बहुत ही बढ़िया स्टैटिस्टिक्स के साथ तैयार हो गया है। जैसे कि मीन मैं आपको दिखाती हूँ। हाइट का मीन हमारा इतना आया है, मीडियन हमारा इतना है, मोड हमारा इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, सैंपल वेरिएंस इतना है, कर्टिसिस इतना है, स्क्यूनेस इतनी है, उसकी रेंज जो है 44% का था, मिनिमम इतनी थी, मैक्सिमम इतनी थी, उनका सम इतना आया, उनका काउंट इतने थे, 23 बच्चे। तो इस तरह से जो है पूरी वैल्यूज़ हमारी बहुत ही सुंदर समरी तैयार हो गई है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। सेम हेयर हम इसे किस लिए यूज़ कर सकते हैं गाइज, मैं आपको वापस अपनी शीट पे चल के दिखाती हूँ। वापस मैं आपको कहाँ चल के दिखाती हूँ? डेटा एनालिसिस पे। डेटा एनालिसिस पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और कोरिलेशन के अलावा और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो मैं इसको ओके कर देती हूँ, इसको भी कर देती हूँ क्लोज, इसको भी कर देती हूँ क्लोज। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि टी टेस्ट क्या होता है। टी टेस्ट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरफेरेंस स्टैटिस्टिक्स यूज टू डिटरमाइन अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। दो ग्रुप्स के मीन्स के बीच का डिफरेंस हमें ये बताता है, वो होता है टी टेस्ट। टी टेस्ट भी दो तरह का होता है, 1 सैंपल 2 सैंपल, है ना, पेयर्ड अनपेयर्ड। टी टेस्ट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे हमारे ये 2 ग्रुप हमने लिए हुए हैं, 2 ग्रुप के बीच में हम एक्सेल में सीधे सीधे टी टेस्ट अपना फाइंड कर सकते हैं। पेयर्ड होता है 2 सैंपल इक्वल, 2 सैंपल अनइक्वल, 3 तरह का जो है ये हमारा होता है। तो ये तीनों तरह के यहाँ पे ऑलरेडी दिखाए हुए हैं कि टी टेस्ट क्या होते हैं। अब मैं आपको टी टेस्ट अप्लाई कैसे करना है यहाँ पे वो करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने हाइट और वेट 2 ग्रुप लिए हैं, अगर मुझे इन 2 ग्रुप्स के बीच में टी टेस्ट निकालना है और सपोज मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए, देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टी टेस्ट लिख के रखा है, मुझे सपोज यहाँ पे टी टेस्ट कैलकुलेट करना है, तो मैं फॉर्मूला पे जाऊँगी, मोर फंक्शन पे जाऊँगी, स्टैटिस्टिक्स पे जाऊँगी। वापस अब मुझे यहाँ से टी टेस्ट, टी से होगा शुरू, तो मैं सीधे स्क्रॉल कर लेती हूँ गाइज, इसको टी पे ले आती हूँ। टी टेस्ट देखिए ये आ रहा है आपका टी टेस्ट। अब टी टेस्ट जो है कोरिलेशन और उनसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है गाइज, क्योंकि हमें इसकी टेल्स और ये सब कुछ पढ़नी पड़ती हैं। अब एरे 1 में मैं वापस जैसे मैंने कोरिलेशन में दी थी अपनी रेंज सेलेक्ट कर रही हूँ इस तरह से, और एरे 2 में मैं अपनी सेकेंड रेंज सेलेक्ट कर रही हूँ इस तरह से। सिर्फ वैल्यूज़ लेनी है आपको। उसके बाद टेल्स, 1 सैंपल टी टेस्ट चाहिए, 2 कैसा चाहिए, देखिए यहाँ पे दिया 1 टेल डिस्ट्रीब्यूशन, 2 टेल डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे 2 टेल चाहिए क्योंकि मैं 2 एरे के बीच में निकाल रही हूँ। अब टाइप कैसा चाहिए, पेयर सैंपल टी टेस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे 1 टाइप करेंगे,
टू सैंपल इक्वल वेरिएंस चाहिए तो 2 टाइप करेंगे, 2 सैंपल अनइक्वल वेरिएंस चाहिए तो आप 3 टाइप करेंगे। मुझे सिंपल पेयर्ड सैंपल चाहिए तो मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया है गाइस, और मैंने ओके किया। यू कैन सी हेयर योर आंसर इज हेयर फॉर योर टी टेस्ट। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इसमें टी टेस्ट को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें कैसे कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी सपोज मुझे जहाँ पे भी आंसर चाहिए, मैं पहले उस सेल पे क्लिक करूँगी, वापस फॉर्मूला पे जाऊँगी, वापस मोर फंक्शन पे जाऊँगी, वापस स्टैटिस्टिक्स पे जाऊँगी। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए गाइज इसमें ST डेव लिखा रहता है, ये ST डेव, आप इसे ST डेव पे क्लिक करेंगे। किसका किसका स्टैंडर्ड डेविएशन, आप इसमें अलग अलग एरे का भी निकाल सकते हैं, एक साथ दोनों एरे का भी निकाल सकते हैं। अब आपको जैसे भी कैलकुलेट करना है उस समय आप अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको कर सकते हैं। जैसे एरे 1 पे मैंने पहला एरे लिया और दूसरे एरे पे मैंने क्या लिया, यहाँ पे दूसरा एरे। हर बार गाइज आपको रेंज सिलेक्ट करने के बाद रेड की पे जाना बहुत ज़रूरी है। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके एक लाइक और एक शेयर से मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। ओके किया, ओके करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होके आ गया आंसर में। तो इस तरह से आप आसानी से स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको अगली क्लासेस में गाइस एनोवा, एफ टेस्ट और भी आगे की हिस्टोग्राम, बाकी की स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगी। यूट्यूब पे मुझसे जुड़े रहिए। आपका सहयोग मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।